खाली करता है और एक एस्टिमेट के मुताबिक 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे कि पैसा मुंतकिल होता है इनटू वेस्टर्न बैंक अकाउंट्स और असासे बनाए जाते हैं सेफ हेवन्स में जो इल गॉटन मनी के होते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि मुझे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने रोस्ट्रम पे बुलाया कि मैं पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूं और मैंने की खिदमत में पेश किया। आई एम ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल बेंच जिन्होंने मेरी असिस्टेंस को अप्रिशिएट किया और मैंने उन वजूहात पर थोड़ी सी रोशनी डाली कि किस तरह पार्लियामेंट में इस कानून को जिस अंदाज में ज़ेरे बहस लाना चाहिए था न लाया जा सका। मैंने उनको हवाला दिया कि जब हम अपोजिशन में थे और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, जाहिद हामिद साहब वज़ीर कानून थे, हमने कितनी नशिस्तें की और घंटों के घंटे हम वहाँ बैठे रहे। मुझे याद है आदम सवाती साहब भी हुआ करते थे, डॉक्टर शीर मज़ारी साहिबा भी हुआ करती थी और हमारी एक एक नैब के कानून की तरमीम पर लंबी बहस हुई। अगर उस वक्त हुकूमत संजीदा होती तो वो बड़ा अच्छा मौका था, हुक्मरान थे तो वो एक कंसेंसस बिल्ड कर लेते और उस कंसेंसस के ज़रिए नैब के कानून को हम उसमें अमेंडमेंट कर लेते और जो कि अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, वो पर्सन स्पेसिफिक ना होता जिस तरह के इस कानून को बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ मैंने ये भी अदालत उज़्मा के सामने पेश किया कि जब हम फैटिफ की लेजिस्लेशन के लिए हमारी कमेटी तश्कील दी गई और मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ बैठा हुआ पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा था, तो उस वक़्त भी इन्हें फैटिफ की लेजिस्लेशन की परवाह कम थी। आज वो जो क्लेम करते हैं कि हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला, उन्हें ज़रा भर उन्हें ग्रे लिस्ट का कोई फिक्र नहीं थी। उन्हें अपने नैब के कवानीन को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की फिक्र थी और एक मसवदा मुझे पकड़वा दिया गया जिसमें 35 के लगभग अमेंडमेंट्स पेश की गई कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। और जब हमने उन अमेंडमेंट्स को परखा और पढ़ा तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इनका इरादा तो इस इदारे को डिफैंग करना है, इस इदारे को बेमानी करना है और अपने अकाउंटेबिलिटी केसेस से फरार हासिल करना है। चुनाचे ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने उस अटेम्प्ट को मुस्तरद किया और ऐसा ना हो सका। और फिर आप कानून देखें जो अब लाए गए हैं, जिसको हमने चैलेंज किया है, उसमें बहुत सी बेशतर वो अमेंडमेंट्स हैं जो हमने मुस्तरद की थी और फिर इन्होंने इस चोर दरवाजे के ज़रिए अपनी अक्सरियत के बलबूते पर उनको कानून में परोने की कोशिश कर दी है, जिस पर हमें सीरियस एतराज़ है। हम समझते हैं ये अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट पे है और आर्टिकल 6 उसका हवाला है और उसका अख्तियार है कोर्ट्स का। आर्टिकल 8 उसको पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक मनी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, ये सब इश्यूज जो हैं उनकी जो लिंकेजेस ड्रॉ करता है वो सामने लाया। हमारा ख्याल है कि पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करना तहरीक इंसाफ की और अकाउंटेबिलिटी हमारे कोर प्रिंसिपल्स में से है। हमने इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ना इंशाल्लाह करेंगे। सेल्फ सर्विंग अमेंडमेंट्स मैं नहीं समझता किसी कानून को, अच्छा कानून जो है वो सेल्फ सर्विंग अमेंडमेंट्स को तरजीह देता है और इस कानून में जो तरामीम की हैं वो पर्सन स्पेसिफिक हैं, चंद लोगों को, चंद अशखास को, जिसमें कि मुझे कहने की इजाज़त दीजिए हमारे वज़ीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ हैं, उनके साहिबजादे हैं, हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके केसेस हैं, उनको उनसे छुटकारा दिलवाने के लिए एक सोची समझी एक स्कीम है और कोशिश है जिसका तहरीक इंसाफ मुकाबला कर रही है और इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। मुझे ये भी कहने की इजाज़त दीजिए कि हमारे मौक़िफ़ को
اللہ کے فضل و کرم سے عوام کی تائید حاصل ہے. اب یہ ہم زبانی نہیں کہہ رہے. 17 تاریخ کو عوام نے عمران خان صاحب کے بیانیے پر مہر ثبت کر دی ہے کہ امپورٹڈ حکومت منظور نہیں ہے, غلامی منظور نہیں ہے, کرپشن اور چوروں کے ٹولے کا قوم مقابلہ کرے گی, اور کرپشن کا مقابلہ کرنا تنہا عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے, تمام اداروں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان کی عوام نے اپنا کردار ادا کیا ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ بھی پاکستان کی ٹیکس پیئر کی پبلک منی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کیس آگے بڑھے گا اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا,